नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम निखिल प्रसाद है और आज इस वीडियो में मैं स्टैमरिंग टॉपिक के ऊपर कुछ और रोचक जानकारियां आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि स्टैमरिंग की समस्या सिर्फ मुझे या आपको ही नहीं है? इतिहास में बहुत सारे ऐसे लोग भी रहे हैं जिन लोगों को स्टैमरिंग की समस्या रही थी। उनमें से एक थे प्रिंस एल्बर्ट, जो कि ड्यूक ऑफ यॉर्क थे, जो बाद में जाकर के इंग्लैंड के राजा बने और किंग जॉर्ज सिक्स कहलाए। तो इस वीडियो में मैं किंग जॉर्ज सिक्स के जीवन के बारे में कुछ बातें आप लोग के साथ शेयर करने चाहूँगा। उनके ऊपर 2010 में एक मूवी भी रिलीज हुई है और उस मूवी का नाम है द किंग्स स्पीच। तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि वक्त निकाल करके आप उस मूवी को ज़रूर देखें, द किंग्स स्पीच। और अगर आपको वक्त ना मिले तो कम से कम इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत ही रोचक जानकारियां किंग जॉर्ज सिक्स के जीवन के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें। दोस्तों, यह कोई मूवी रिव्यू नहीं है, बल्कि इस वीडियो में मैंने किंग जॉर्ज सिक्स के जीवन पर प्रकाश डालने की कोशिश की है कि कैसे उन्होंने मेहनत की है, परिश्रम की है और स्टैमरिंग को जड़ से उखाड़ फेंका है। तो यह कोई मूवी रिव्यू नहीं है, बल्कि किंग जॉर्ज सिक्स के जीवन पर आधारित एक वीडियो है। इस मूवी में दिखाया गया है कि किंग जॉर्ज सिक्स ब्रिटिश एम्पायर एग्जीबिशन में एक स्पीच दे रहे होते हैं, जो कि वेम्बली स्टेडियम में हो रही थी। और उस स्टेडियम में काफ़ी लोग मौजूद थे, हजारों लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं और बहुत बेताबी से किंग जॉर्ज सिक्स के स्पीच का इंतज़ार कर रहे होते हैं। पर जब किंग जॉर्ज सिक्स अपना स्पीच शुरू करते हैं तो शुरुआत में ही वह काफ़ी हकलाते हैं और कहीं ना कहीं वह ठीक से स्पीच नहीं दे पाते हैं। उन्हें काफ़ी हकलाहट होती है, काफ़ी स्टैमरिंग होती है और उन्हें काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है इतने लोगों के सामने हकलाते हुए। और अंत में वह अपनी स्पीच को ठीक से नहीं दे पाते हैं। किंग जॉर्ज सिक्स काफ़ी वर्षों से स्पीच थेरेपी ले रहे होते हैं, पर उन्हें कोई फ़ायदा महसूस नहीं हो रहा होता है। उनकी वाइफ एलिजाबेथ उनके लिए कोई और स्पीच थेरेपिस्ट देख रही होती है। फिर वह एक ऑस्ट्रेलियन स्पीच थेरेपिस्ट, जिनका नाम लियोना लॉज होता है, उनसे संपर्क करती है। लियोना लॉज उनके घर पे आते हैं और किंग जॉर्ज सिक्स से मुलाकात करते हैं। पहले तो किंग जॉर्ज सिक्स को उनसे कोई उम्मीद नहीं होती है कि वह उनकी कोई सहायता भी कर पाएंगे। उन्हें लगता है कि वह उनकी सहायता नहीं कर सकते और उनकी स्टैमरिंग वैसे ही बनी रहेगी जैसा कि पहले थी। फिर लियोनल लॉज उन्हें यह आश्वासन देते हैं कि उन्हें स्टैमरिंग ठीक करने का एक्सपीरियंस है और अगर उनको एक मौका दिया जाए तो वह उनकी स्टैमरिंग जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद किंग जॉर्ज सिक्स मानते हैं और वह स्पीच थेरेपी उनसे लेने के लिए राज़ी होते हैं। फिर लियोनल लॉज उनकी स्पीच थेरेपी एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं। वह उन्हें काफ़ी एक्सरसाइजेस करवाते हैं, अलग अलग प्रकार की। उसके बाद वह किंग जॉर्ज को यह भी बताते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि स्टैमरिंग उनके आवाज़ में नहीं है, बल्कि उनके सोच में है। एक बार दोबारा से गौर करिएगा इस बात को कि स्टैमरिंग जो है उनके आवाज़ में नहीं है, बल्कि उनके सोच में है। और इस चीज़ को साबित करने के लिए वह उनके साथ एक एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को समझ गए तो आप स्टैमरिंग के बारे में बहुत कुछ समझ जाओगे। पहले तो किंग जॉर्ज सिक्स इस एक्सपेरिमेंट के लिए राजी नहीं होते हैं।
पर जब उनके स्पीच थेरेपिस्ट लियोनेल उनसे आग्रह करते हैं कि यह एक्सपेरिमेंट होने दिया जाए, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के बाद उनको यह प्रूव होगा कि स्टैमरिंग उनके आवाज़ में नहीं है बल्कि उनके सोच में है। उसके बाद किंग जॉर्ज सिक्स इसके लिए राजी हो जाते हैं। उनके स्पीच थेरेपिस्ट लियोनेल फिर उनके हाथ में एक किताब थमा देते हैं और उनसे कहते हैं कि जब उनके कानों में हेडफोन लगी हो और लाउड म्यूजिक प्ले हो रहा हो तब वह उस किताब को जोर जोर से पढ़ें। और फिर किंग जॉर्ज सिक्स वैसा ही करते हैं। लियोनेल उनके कानों में हेडफोन लगा देते हैं और हाथ में एक किताब थमा देते हैं। उसके बाद किंग जॉर्ज सिक्स उस किताब को जोर जोर से पढ़ते हैं। जब उनके कानों में हेडफोन बज रही होती है तो वह जोर जोर से पढ़ना शुरू कर देते हैं और लियोनेल साथ ही साथ उनके आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। जब वह एक पन्ना पढ़ चुके होते हैं तब लियोनेल रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं और उनके कानों से हेडफोन हटा देते हैं। उसके बाद वह रिकॉर्डिंग की कॉपी किंग जॉर्ज सिक्स के हाथों में थमा देते हैं और कहते हैं कि इस रिकॉर्डिंग को जाकर के आप घर में सुने। इसे सुनने से आपको समझ में आएगा कि आपकी नेचर ऑफ स्टैमरिंग क्या है और आप कितना स्टैमरिंग करके आप उस एक्सपेरिमेंट में बोले हो। फिर किंग जॉर्ज सिक्स वैसा ही करते हैं, वह अपने घर जाते हैं और जो कॉपी उनको लियोनेल से मिली थी वह उस कॉपी को प्ले करते हैं। जब वह रिकॉर्डिंग प्ले कर रहे होते हैं तब उन्हें यह समझ में आता है कि उनको बिल्कुल भी स्टैमरिंग नहीं हुई है। वह बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं और उनकी वाइफ भी जो उनके पीछे खड़ी हुई होती है वो भी बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाती है और सरप्राइज हो जाती है कि यह कैसे हुआ। जब वह नॉर्मली किसी किताब को पढ़ते हैं तो काफ़ी हकला करके पढ़ते हैं, पर जब उनके कानों में हेडफोन थी और लाउड म्यूजिक प्ले हो रहा था तब उनको बिल्कुल भी स्टैमरिंग नहीं हुई और बिल्कुल ही फ्लुएंट मैनर में वह पूरा पन्ना पढ़ दिए। तो इस एक्सपीरियंस से उनको काफ़ी सरप्राइज हुआ और दोनों बहुत ही भौचक्के रह गए। जब किंग जॉर्ज फाइव के बड़े बेटे किंग एडवर्ड एट अपना पद छोड़ देते हैं तो किंग जॉर्ज सिक्स को राजा बना दिया जाता है। राजा बनने के बाद किंग जॉर्ज सिक्स को कोरोनेशन सेरेमनी में एक स्पीच देनी होती है जिसके लिए उनके स्पीच थेरेपिस्ट लियोनेल उनकी खूब प्रैक्टिस करवाते हैं। लियोनेल पहले तो उन्हें पॉजिंग टेक्निक सिखाते हैं कि कैसे हर 2 से 3 शब्दों के बीच एक पॉज लेकर के, एक विराम लगा करके, एक गहरी सांस लेकर के धीरे धीरे अपने स्पीच में आगे बढ़ना है। उससे क्या होगा कि उन्हें बोलते हुए थकान नहीं होगी और धीरे धीरे करके वह आराम से अपनी स्पीच में आगे बढ़ सकते हैं और उन्हें बोलने में काफ़ी सहूलियत महसूस होगी। उसके बाद लियोनेल ऑब्जर्व करते हैं कि उन्हें डब्लू वाले शब्दों में काफ़ी हार्ड ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़ रहा है। तो लियोनेल उसका भी एक समाधान निकालते हैं और डब्लू वाले शब्दों के आगे एक ए लगा देते हैं ताकि वह ए से स्टार्ट हो और डब्लू वाले शब्द में किंग जॉर्ज सिक्स को हार्ड ब्लॉकेजेस का सामना करना ना पड़े और किंग जॉर्ज सिक्स बहुत ही आसानी से डब्लू वाले शब्द को बोल पाते हैं। फिर लियोनेल उन्हें एक रिदम में, एक फ्लो में कॉन्फिडेंटली बोलना भी सिखाते हैं कि कैसे वह एक फ्लो में कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं और अपनी स्पीच को इफेक्टिवली लोगों को दे सकते हैं। तो उन्हें काफ़ी प्रैक्टिस कराई जाती है पॉजिंग की, हार्ड ब्लॉकेजेस से बचने की और एक रिदम में, एक फ्लो में बोलने की। तो इन सब प्रैक्टिस को करते करते वह एक कुशल वक्ता बनते जाते हैं और सभी लोग उनसे काफ़ी खुश होते हैं कि उन्होंने अंत में जाकर के काफ़ी एक इफ़ेक्टिव स्पीच लोगों को दिया है अपने कोरोनेशन सेरेमनी में, बिना ज़्यादा हकलाहट के, बिना ज़्यादा हिचकिचाहट के। तो सभी लोग उनसे अंत में खुश होते हैं
और इसी तरह से धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वह एक कुशल वक्ता बनते जाते हैं, जिसकी एक वीडियो क्लिप आप अभी देख सकते हैं। The Queen and I are very happy to be in Scotland once more. We shall see today the completion of a great scheme whose inception we saw when we were last in Glasgow 10 months ago. At that time, work on the building of the Empire Exhibition had scarcely begun. There now stands in Bellahouston Park, looking out over the River Clyde, a whole town of more than 100 individual palaces and pavilions. This is a remarkable achievement, and in recognition of it, my first word must be one of praise for the enterprise, enthusiasm, and hard work which have made it possible. The task has been shared by many people, those who have served on the organizing bodies, the empire governments which are taking part, the directing staff, and not least the workmen. It has been performed willingly and wholeheartedly by all, and I warmly congratulate them. The exhibition